ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात का बाकायदा ऐलान किया है। ईरान की मजलिस खबरगाह की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील है और मजलिस खबरगाह की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की भी अपील की गई। और मजलिस खबरगाह की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। ईरानी सरकारी मीडिया पर यह अनाउंसमेंट आपने सुनी और एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप जिक्र कर रहे थे ऑयल प्राइसेस और दीगर जो मौजूदा डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने ये देखा, यकीनन आपने ये खबर सुनी होगी, सदर ट्रंप ने ये बयान दिया था, वो एक तकरीब में गुफ्तगू कर रहे थे कि तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आएंगी और लोग हैरान रह जाएंगे। ये बड़ा दावा उन्होंने किया था ऐसी सूरत हाल में जब मुसलसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर ब्लॉकेट की सूरत हाल है, वहाँ पर जहाज़ गुजर नहीं पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये भी देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर हम किस तरह से जहाज़ों को वहाँ से गुजार सकते हैं और हम अगर ज़रूरत पड़ी तो यूएस नेवी को भी वहाँ भेजेंगे कि जहाज़ों को वहाँ से सेफली गुजारा जा सके। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से अटैक्स कर देना ईरान की ऑयल फील्ड या उनके डिपोज़ के ऊपर, और वो भी उतने ही ज़्यादा नंबर्स की अगर बात करें तो जितने नंबर यूएस को कन्वे किए गए थे उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर्स हिट किए गए। तो दोनों तरफ कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिकी सदर अपनी आवाम को खास तौर पर ये एड्रेस कर रहे हैं कि जी ऑयल प्राइसेस कम हम कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका एलाय है इस जंग में वो उनकी बात सुनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी मैं देख रहा था कि जो ऑयल है 2022 के बाद पहली दफा $100 पर बैरल क्रॉस कर गया। तो आप देखें अगर जंग के 8 दिनों में ये पोजीशन है तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या पोजीशन होगी। अभी तो ईरानियंस कहते हैं कि हमने तो स्ट्रेट ऑफ हार्मस को बंद ही नहीं किया। वो बहुत सारे लोगों के जो अभी एनालिसिस ये भी है ना कि देखें ये ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद नहीं है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने कार्गो जो शिप्स हैं उनकी इंश्योरेंस विड्रॉ कर ली है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये देखिए हर बिजनेस जो एंटिटी होती है वो तो अपने इंटरेस्ट में फैसला कर रही है। तो ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो अब अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये आप देखें ये वेस्ट के अंदर भी तो डिस्कशन होगी कि भाई आपने ये एक अननेसेसरी वॉर थी, ये वॉर ऑफ चॉइस थी, आपने फैसला क्या किया? आपने किसी को एतमाद में भी नहीं लिया। जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। बरतानवी वजीर आजम ने कहा, पहले उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बाद में उन्होंने कहा जी हम भेज रहे हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं अब हम जंग जीत गए, अब तुम ना भेजो। तो ये सिचुएशन है कि इसमें, और आपको पता रशिया की जंग, जो रशिया यूक्रेन की जंग हुई उस वक्त भी तेल की कीमतें बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर महंगी हुई। फिर अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों को ये कहा कि आप रशिया से तेल मत खरीदें, उसकी वजह से भी चीजें जो हैं वो सामने आई। तो मुझे लगता है कि ये तेल की कीमतें बढ़ेंगी और जब थोड़ा सा प्रेशर आया तो कोई बईद नहीं है वैसे इस चीज से कि अमेरिकी सदर ये ऐलान कर दें कि हम जो है वो यूनिलैटरल ऐलान कर दें कि जो हमने नताइज हासिल करने थे हमने कर लिए और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज को भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अमेरिकी सदर को, ये तो था कि एक इम्प्रेशन उनके बारे में ये भी था कि वो इस जंग की जो हो रही है इसके बाद एक प्रॉपर उनकी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा अमेरिका के अंदर एक खास लॉबी की तरफ से। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ये एक क्राइसिस ट्रंप साहब के लिए भी है। उन्होंने इलेक्शन भी मिड टर्म लड़ना है, वो अनपॉपुलैरिटी भी उनकी बढ़ रही है। फिर आपको याद होगा कि जब आइस एजेंट्स ने जो कुछ अमेरिका के अंदर किया, खासतौर पर मिनेसोटा के अंदर, वहां पे एक खास किस्म का एक ओपिनियन ट्रंप साहब के बारे में बिल्ड हुई कि ये क्या करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। और वो एक चीज जो थी कि अपने ही शहरों के अंदर लोगों को गोलियां मारी गई। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और फिर अभी जब वेनेजुएला में चीजें कंप्लीट की, फिर उन्होंने ईरान पे आ गए और अभी वो क्यूबा की बात कर रहे हैं कि हमने क्यूबा के अंदर भी चीजों को ठीक करना है। अभी उन्होंने शील्ड ऑफ अमेरिकाज के नाम से कल एक अलायंस भी बनाया है जिसमें तमाम उन्होंने अमेरिकाज के जो लोग हैं उनको बुलाया है। सारे तो नहीं आए लेकिन उन्होंने बुलाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पिक्चर है सामने आ रही है जिस पर ट्रंप साहब जो हैं उनके ऊपर एक प्रेशर है। और फिर अमेरिकन मीडिया जो कि चलो बहुत हद तक मैनेज्ड है मीडिया और वो बात नहीं कर रहा जो उसको करनी चाहिए।
लेकिन आप इस चीज में भी देखें कि वहाँ पे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, वो सारे के सारे वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वॉर ऑफ चॉइस है। और फिर जब इसमें अमेरिका के इत्तेहादी बोलना शुरू कर दें कि हाँ जी ये वॉर ऑफ चॉइस है, तो फिर आपको उस चीज से अंदाजा जो है वो हो जाएगा कि ये एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ट्रम्प साहब के ऊपर, और वो वो इसको ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो अपनी बेस को भी खो देंगे, वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर बड़े पैमाने पे लोग जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे देते हैं, तो ट्रम्प साहब तो किसी किस्म की लेजिस्लेशन और कुछ भी नहीं करेंगे। और वो तो अभी देखे ना, ईरान में जो इन्होंने जंग की है, शुरू की है, ये तो कांग्रेस को पूछा ही नहीं है। और जो इन्होंने पहली ब्रीफिंग कांग्रेस को दी थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ वॉर और CIA चीफ ने दी थी, उसमें तो यही पता चला था कि ये वो समझ रहे थे कि बड़ी गलत किस्म की हम जंग में जो है वो चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक परेशानी है जिसको अगर ये तेल महंगा होता गया तो ट्रम्प साहब को मजीद फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि US एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और इस पर मजीद भी तजिया लेते हैं दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, ऑल्दो कि ये मुख्तलिफ ज़राए से इतला पहले आ चुकी थी कि मुस्तफ़ा ख़ामनेई को नया सुप्रीम लीडर नामजद किया जाएगा। अब ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात की बाकायदा ऐलान में तस्दीक कर दिया है। क्या रद्द-ए-अमल देंगे? ये कितना सिग्निफिकेंट आपको लग रहा है नाम? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस नाम की बड़ी वैल्यू है क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC, जो कि जिसका काम ही रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है, ये जारी बात है, ये उसके साथ है। तीसरी बात अहम ये भी है कि अमेरिकन और अमेरिकन खासतौर पर ये कह रहे थे कि वो वहाँ पे कुछ किसी को ऐसे बंदे को नॉमिनेट करना चाहते हैं जिससे वो बात कर सकें। तो ये चीज साबित होगी कि ईरान का जो इंस्टीट्यूशनल अपरेटस है वो इंटैक्ट है। और खास तौर पे जब आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद ये लगा शायद कि ये जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करेंगे और फिर अपनी मर्जी से किसी को नॉमिनेट करेंगे, तो ये लगता है कि एक 7-8 दिन की जो जंग है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो सका कि लीडरशिप भी इंटैक्ट है, इंस्टीट्यूशन भी इंटैक्ट है। जो IRGC की जो लीडरशिप है जिसने इस चीज को सपोर्ट किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर आना है। देखिए, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, मजहबी डायरेक्शन क्या होगी, गवर्नेंस के ऊपर इनका बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस होता है, मुल्क की पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होनी है। तो जारी बात मेरा ख्याल याद होगा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की उम्र 86 थी और वो अपनी उम्र में ही, जिंदगी में ही किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे थे कि जो उनको रिप्लेस कर सके, क्योंकि कई दफा सेहत इजाजत नहीं देती फराइज अंजाम देने, तो लेकिन वो ढूंढ रहे थे। लेकिन अब मेरा ख्याल समझ होगी कि अगर किसी ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया जाता है, अगर ऐसा शख्स आता है जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के विजन से कहीं डिफरेंट व्यू रखता होगा, तो शायद इस वक्त जब ईरान और इजराइल के साथ जंग चल रही है और वो कोई थोड़ा रिफॉर्मिस्ट व्यू रखता हुआ, तो शायद चीजें मुश्किल का सामना आ जाए। क्योंकि ईरान के अंदर एक तकसीम है कि कुछ हार्डलाइनर्स हैं, कुछ रिफॉर्मिस्ट हैं। अमूमन जो इस वक्त ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं, ये इनके बारे में है कि ये रिफॉर्मिस्ट हैं और ये चाहते हैं कि हम वेस्ट से बात करें, हम वेस्ट से इंगेज करें। और जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में था कि वो एक रिजिड पोजीशन रखते हैं। तो IRGC जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, इसका काम ईरानी रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना, ईरानी रेवोल्यूशन को खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ उनके इंटरेस्ट हैं वहाँ पे प्रमोट करना। मेरा ख्याल है ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा ख़ामनेई साहब ही वो फराइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। दूसरी बात है कि पब्लिक लेवल पे एक्सेप्टेंस भी इसकी है, क्योंकि वो आयतुल्लाह के बेटे हैं, उनको असैसिनेट किया गया, बल्कि उनकी सारी फैमिली को असैसिनेट किया गया, इनकी वालदा को, इनके भाई को, इनकी भाभी को। तो ये इनकी जारी बात है, वो जो सिंपथी है सोसाइटी के अंदर, फौज के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोई और शख्स होता जिसका ताल्लुक फैमिली से ना होता। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर
जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका किसी को नॉमिनेट भी नहीं कर सका। इट मीन्स कि अमेरिका का कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, ईरान से कोई तैयार नहीं है इस हवाले से कि वो मौजूदा जो रजीम है उसके मुखालिफ हो सके। और सुनने में आता है कि जब अमेरिकी सदर को यही बताया गया था कि हमने जाना है और 5 दिन की जंग होनी है और सारी लीडरशिप हमने खत्म कर देनी है और उसके बाद हमने कोई बंदा नॉमिनेट करना है और फिर हम ईरान के साथ उस बंदे के जरिए बात करेंगे, तो वो जो सारी की सारी चीजें हैं वो नहीं हो सकी और ईरान के इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट हैं। उन्होंने अपने लीडर को अपॉइंट कर दिया और जारी बात है इनकी प्राइमरी जॉब जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं और जो ईरान का जो इनकलाब ईरान था उसको प्रोटेक्ट करना और ईरान को उसी डायरेक्शन में लेके जाना जिसको इमाम खोमेनी और आयतुल्लाह खामनेई चाहते थे। डॉक्टर साहब, आप तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं, इस मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि मशरिक़ वस्ता जंग के असरात आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 17% इजाफे के बाद $108 फी बैरल तक पहुंच गया है और एक मौके पर यह कीमत तकरीबन $111 पर भी गई है, लेकिन इस वक्त $108 फी बैरल तक तेल पहुंच गया है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी तकरीबन 19% से बढ़ के $108 फी बैरल पर हो गई है और एनर्जी माहिरीन का यह कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक भी जा सकता है।